हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हाँ जी बच्चे, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है। लगभग हर 1 से 2 अटेम्प्ट गैप करके ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं बच्चे विथ न्यू क्वेश्चन। अकाउंटिंग accountancy starts where bookkeeping ends and auditing starts where accountancy ends। ध्यान देंगे बच्चे, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। मतलब क्या हुआ जी बच्चे, जहां बुक कीपिंग खत्म होता है, जहां बुक कीपिंग खत्म होता है या बुक कीपिंग का काम, जहां बुक कीपर का काम जहां खत्म होता है, वहां अकाउंटेंट का काम शुरू हो जाता है। कहने का मतलब वहां से अकाउंटेंसी शुरू हो जाता है। और जहां अकाउंटेंट का काम खत्म होता है, बोले तो जहां अकाउंटेंसी खत्म होता है, वहां से ऑडिटिंग का काम शुरू हो जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? कैसे गलत है, कैसे सही है, इसको हम लोगों को डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है फॉर 20 मार्क्स। ठीक है जी बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा करें। पुराने जमाने में बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग सब एक ही चीज को बोला जाता था। माना जाता था कि सब अकाउंट्स का ही पार्ट है। बुक कीपिंग या अकाउंट्स का पार्ट है, अकाउंटेंसी तो अकाउंटेंसी है। इनफैक्ट पुराने जमाने में लोग सोचते थे कि ऑडिटिंग भी अकाउंटेंसी का ही पार्ट है। जैसे जैसे ऑडिट का स्कोप बढ़ता गया, जैसे जैसे अकाउंट्स और बुक कीपिंग का भी स्कोप बढ़ता गया, इनको डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट सब्जेक्ट्स का दर्जा मिल गया। तो बुक कीपिंग का काम अलग हो गया, अकाउंटेंसी का काम अलग हो गया, और ऑब्वियसली ऑडिटिंग का काम जो है वो क्या हो गया बच्चे, बिल्कुल अलग हो गया। उसी कंटेक्स्ट में इन्होंने ये प्रश्न पूछा है। तो जहां बुक कीपिंग का मतलब बेसिक जर्नल लेजर बनाना, अकाउंटेंसी का मतलब क्या हुआ जी बच्चे, अकाउंटेंसी का मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट बनाना, ये अकाउंट्स का काम है। और ऑडिटिंग का काम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमारा बन गया तो बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से बना है कि नहीं, उसका सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करना, ये ऑडिट का काम है। ठीक है जी बच्चे, तो ये बिल्कुल सही होगा कहना कि जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से अकाउंट से स्टार्ट होता है, और जहां अकाउंट्स खत्म होता है वहां क्या होता है बच्चे, वहां से बुक कीपिंग स्टार्ट होता है। ठीक है जी बच्चे, चलिए फर्स्ट पैराग्राफ हिस्ट्री वाला ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया जी। ध्यान देंगे, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग बोले तो जर्नल, एंड बैलेंसिंग बोले तो लेजर बैलेंसिंग। तो बुक कीपिंग में क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं जी, जर्नल, लेजर, टोटलिंग ऑफ वेरियस अकाउंट्स इन द लेजर, एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर। लेजर का बैलेंस करना, सीडीबीडी, यहां तक का काम जो है वो क्या है बच्चे, वो बुक कीपिंग में आता है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये सब जो काम है वो क्या है जी बच्चे, वो कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी का पार्ट है। बोले तो दिस इज द सेकंड स्टेज। और फाइनल स्टेज हमारा क्या है जी बच्चे, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, बुक कीपिंग में और अकाउंटेंसी में जो भी कंसर्न पर्संस हैं, उन्होंने सही तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किया है कि नहीं, अपना काम किया है कि नहीं, उसकी एनालिसिस करना, उसका वेरिफिकेशन करना, कहीं ना कहीं ये क्या है जी, ये ऑडिटर का काम है। ठीक है जी बच्चे, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं सिस्टमेटिकली कि जहां बुक कीपिंग का काम खत्म हुआ, वहां से क्या हो गया बच्चे, अकाउंटेंसी स्टार्ट हुआ, और जहां अकाउंटेंसी का काम खत्म हुआ वहां से ऑडिटिंग स्टार्ट हुई। क्लियर है जी बच्चे, यही बात लिखा हुआ है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज वी हैव डन इट इन जर्नल एंड लेजर। बुक कीपिंग क्या है जी बच्चे, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें जो भी हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं जी बच्चे, उस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? This part of work is performed by the bookkeeper. His job includes journal, posting, totaling and balancing of ledger accounts. Already पहले मैंने डिस्कस कर दिया। Whole of the work of bookkeeper is mechanical, involving use of principles of double entry system. A person with simple knowledge of double entry system performs this job. जिनको सिंपल बेसिक नॉलेज है अकाउंटेंसी का या बुक कीपिंग का, जैसे आप क्लास 11 में जब आप अकाउंट्स पढ़ते होंगे बच्चे, तो उस समय अकाउंट्स के बुक का नाम रहता था क्या, डबल एंट्री बुक कीपिंग। उसके बाद जब आप बीकॉम में चले गए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग। ठीक है जी बच्चे, तो बुक कीपिंग का मतलब सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो कि हम लोग जर्नल लेजर में करते हैं। ठीक है जी, जहां से हम ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दिए, दैट स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देखेंगे वही बात इन्होंने लिखा है बच्चे, अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स।
जहां बुक कीपिंग का काम खत्म होता है वहां से क्या होता है बच्चे, वहां से अकाउंट्स का काम शुरू होता है। और अकाउंटेंसी में हम लोग क्या क्या काम करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके बाद से प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है जी बच्चे, स्वयं से पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड्स। जहां अकाउंट्स का काम खत्म होता है वहां उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चे, अकाउंटेंसी का काम शुरू होता है। After the accountant has completed his work, an auditor is invited to verify the work done by the accountant. एक बार जब अकाउंटेंट ने अपना काम कंप्लीट कर दिया तो ऑडिटर को इनवाइट किया जाता है और कहा जाता है कि अकाउंटेंट ने अपने काम को सही तरीके से किया है या नहीं, आप इसको चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए। It is not the duty of the auditor to prepare the accounts. He is concerned with critical examination and verification of accounts prepared by the others. ऑडिटर साहब का बिल्कुल ये काम नहीं होता है बच्चे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाना। ऑडिटर का काम होता है बने हुए अकाउंट्स पे अपना ओपिनियन देना, उसको वेरीफाई करना कि वेदर दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस और नॉट। वो जो बिजनेस के अफेयर्स है उसका सही और उचित चीज दिखा रहे हैं कि नहीं, ये उनका काम है, चेक करना। Auditor is an independent person appointed specifically for the purpose of certification of work done by others. दूसरे लोगों ने जो काम किया है वो काम सही है या नहीं, इस चीज को चेक करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी बात को घुमा के लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे। ठीक है जी। After completing his work, the auditor has to submit a report of the fact whether or not profit and loss account and balance sheet shows a true and fair position of the business. Already मैंने कहा जी बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो ट्रू और फेयर व्यू कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का बता रहा है कि नहीं, ये चेक करना ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है। ठीक है जी। एन ऑडिटर मस्ट बी कॉम्पिटेंट पर्सन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑडिटर की क्वालिटीज बता रहे हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ऑब्वियस सी बात है, ही मस्ट बी अवेयर अबाउट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। ऑडिटर को सारे कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो अपने काम को एक्सपर्टाइज तरीके से कर सकता है। ठीक है जी। An accountant cannot perform the functions of an auditor. He cannot certify the financial statement as correct and present to a true and fair view. Auditing is always based on accountancy. There is a clear-cut demarcation between the two. Accountant जो है कभी वो काम नहीं कर सकते हैं कि वो अपने खुद के बनाए हुए अकाउंट्स को वो क्या कहें, बोले कि मैंने जो अकाउंट्स बनाया है वो बिल्कुल सही है। ये उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके लिए भी हायर एक्सपर्ट पर्संस, दोस पर्संस आर नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और यू कैन से द ऑडिटर्स। क्लियर है जी बच्चा? ठीक है, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेंट का जो काम है और ऑडिटर का काम जो है वो बिल्कुल क्या है जी बच्चे, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। No doubt, accounting is a necessity, but without auditing, accounting statements do not find much recognition. So, auditing is still more important. Obvious सी बात है, recording of transactions तो important है ही, accountancy तो important है ही, लेकिन whether the accounts are prepared in true and fair view or not, checking of that is also very important. हमने जो अकाउंट्स बनाया है बच्चे वो सही है या नहीं है, सही तरीके से बना है कि नहीं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बना है कि नहीं, उसमें कोई एरर और फ्रॉड तो नहीं है, वो एरर फ्री और फ्रॉड फ्री है कि नहीं, ये स्टिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये काम करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की। दैट्स व्हाई नॉर्मली इट इज सेड दैट द वर्क ऑफ एन ऑडिटर इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। It may be in case of small business where accounts are maintained in crude form and control is exercised by the owners themselves. Auditing may not be necessity or legal requirement, but still audit of accounts may provide valuable information regarding misappropriation of frauds, etc. हो सकता है कि छोटे मोटे जो बिजनेसमैन है, राशन दुकान वाले हैं, छोटे मोटे दुकान वाले हैं, वो लोग जैसे तैसे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, तो वो अगर ऑडिट नहीं भी करते हैं तो काम चल सकता है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं, ऑब्वियसली उनके लिए सिस्टमेटिक ऑडिट कराना इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी अगर आप ऑडिट कराएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चलेगा, वेदर देयर एग्जिस्ट एनी फ्रॉड और एरर और नॉट। सबसे पहले आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई फ्रॉड के चांसेस हैं, अगर कोई फ्रॉड हुआ है, कोई एरर हुआ है, तो ऑडिटर उसको इजीली डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है जी बच्चे। For every statements having the stamp of professional qualified auditors are accepted by bank, income tax authorities, other financial institutions. So it is wrong to say auditing is luxury and audit accounting is necessity. ध्यान देंगे बच्चे।
एक ऑडिटेड जो बैलेंस शीट होता है या ऑडिटेड जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसकी पूरे इंडिया में एक्सेप्टेबिलिटी होती है। पूरे इंडिया में एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ जी बच्चे, बैंक वाले अगर आपको लोन लेना है तो वो ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आप ऑडिट के द्वारा, ऑडिटर के द्वारा वेरीफाई किया हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाते हैं तो नॉर्मली हम लोगों को अपने प्रॉफिट पे टैक्स देना होता है। ठीक है जी बच्चे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा करता है। वो ये भरोसा जताता है कि नहीं नहीं, जब आपने ऑडिट करवाया है इसका मतलब आपने जो प्रॉफिट दिखाया है वो सही है, आपने किसी भी तरह का कोई फ्रॉड या एरर नहीं कमिट किया है। प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट करता है जब तक उसे शक नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। समझ में आ रही बात जी? तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट है और ऑडिटिंग तो लग्जरियस चीज है, लोग शौकिया तौर पर ऑडिटिंग कराते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। ठीक है जी बच्चे, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं और बताना चाहूंगा आपको, आपके एग्जामिनेशन में इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं सर? तो ऑडिटिंग इज लग्जरी एंड अकाउंटिंग इज नेसेसिटी, डिस्कस। सेम आंसर यहां पे उसके लिए भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है जी बच्चे, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ऑडिटिंग लग्जरी है और अकाउंटेंसी जो है वो क्या है, नेसेसिटी है, ऐसा बिल्कुल गलत है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहां पे आपको क्या करना है, ऑडिटिंग के एडवांटेजेस को बताना है, तो सेम आंसर यहां पे भी काम करेगा। समझ में आ रही बात जी? क्लियर है? आप इन एडिशन क्या कर सकते हैं जी, ऑडिटिंग के एडवांटेजेस को लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात जी? आगे बढ़ सकते हैं जी। चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। क्वेश्चन क्या है जी, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ ऑडिटिंग, क्या क्या ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, एज पर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट, the main object of auditing is to state whether the accounts give a true and fair view in case of balance sheet of the financial state of affairs of company at the end of financial year, and in case of profit and loss account of the profit and loss for the financial year. ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट एज पर द कंपनीज एक्ट क्या है जी बच्चे? तो ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि जो हमारा बैलेंस शीट है वो ट्रू और फेयर व्यू हमारे स्टेट ऑफ अफेयर्स का, बिजनेस का, फिनेंशियल पोजीशन का दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो सही और उचित प्रॉफिट और लॉस दिखा रहा है कि नहीं, शो कर रहा है कि नहीं, ये चेक करना, इस पे अपनी ओपिनियन देना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। क्लियर है? It can be concluded that the main object of auditing is to form an independent judgment and opinion। मैंने कहा बच्चे, ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही तरीके से बने हैं कि नहीं और ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं, about the reliability of accounts and truth and fairness of financial state and working results। वर्किंग रिजल्ट बोले तो प्रॉफिट्स। ठीक है जी बच्चे, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू और फेयर है कि नहीं, कंपनी के जो वर्किंग रिजल्ट्स हैं बोले तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ट्रू और फेयर है कि नहीं, ऑडिटर इस रिगार्ड में अपना ओपिनियन प्रेजेंट करता है। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ ऑडिटिंग एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट, जो पर्पसेस ऑफ ऑडिट है बच्चे, उसको ब्रॉडली हम दो हेड में, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक मेन ऑब्जेक्ट और दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, और यू कैन से सब्सिडरी ऑब्जेक्ट। दिस मेन ऑब्जेक्ट मींस व्हाट? मेन ऑब्जेक्ट मींस प्राइमरी ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, प्राइमरी ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्या कहा है बच्चे? प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो whether it represents true and fair view of financial position of the company or not। वही लाइन देखेंगे बच्चे, रिपीट किया हुआ है। The main object of audit is to verify and establish that at a given date balance sheet presents a true and fair view of the financial position of the business। बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं, ये चेक करना ऑडिटर का या ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है। To judge the accuracy of the books of accounts, the auditor must। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी चेक करने के लिए ऑडिटर को क्या क्या काम करना चाहिए?
टू एसेस द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल कैसा है। मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था बच्चे इंटरनल कंट्रोल का। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ ए पर्टिकुलर वर्क अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट पर्संस, दैट इज एन एग्जांपल और यू कैन से दैट मे बी अ टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एक जो पर्टिकुलर काम है उसको दो तीन लोगों या दो तीन डिपार्टमेंट्स में उसको क्या करना चाहिए बच्चे, डिवाइड करना, बांटना। एग्जांपल मैंने मिठाई की दुकान वाला बोला था बच्चे, मैंने एक आदमी को असाइन किया हुआ है, उनका काम सिर्फ कैश कलेक्शन करना है, दूसरे का काम कस्टमर से ऑर्डर लेना कि इनको क्या मिठाई चाहिए और उस ऑर्डर के बेसिस पे क्या करना है बच्चे, कूपन जनरेट करना। वो कूपन लेके कैश काउंटर पे आप जाएंगे, कैश का पेमेंट करेंगे तो वो आपको फाइनल बिल देगा कि आपने पेमेंट कर दिया और ये गुड्स का आपने ऑर्डर दिया है। जब आप वो बिल का पेमेंट कर लेंगे, जब आप पेमेंट कर लेंगे बच्चे उसका, उसके बाद जब आप डिलीवरी मैन के पास जाएंगे तो वो एक कॉपी आपके बिल का रख लेगा और तब आपको गुड्स डिलीवर करेगा। ठीक है जी बच्चे, अगर हम अपने एक ही काम को तीन चार लोगों के बीच में डिवाइड कर दें तो वहां फ्रॉड और एरर के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। लेकिन एक ही आदमी का काम कैश भी कलेक्ट करना, मिठाई भी लाना, कस्टमर को भी मिठाई देना, तो पता चला कि वो दिन भर मिठाई खाते रह जाएगा। समझ में आ रही बात जी बच्चे? तो दैट इज द टाइप और दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिटर का सबसे पहली रिस्पांसिबिलिटी क्या है जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जाने से पहले उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है ये चेक करना। ठीक है जी, टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग एटसेट्रा। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं जैसे ट्रायल बैलेंस है, लेजर अकाउंट है, तो उनका एक्यूरेसी चेक करना, उसकी पोस्टिंग कैरी फॉरवर्ड सही तरीके से हुई है कि नहीं वो चेक करना, टोटलिंग एरर चेक करना, टू कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और यू कैन से द वाउचर्स। जो भी हमने लिखा है स्टेशनरी परचेज 5000 रुपीज, तो 5000 का उससे रिलेटेड बिल है कि नहीं, डॉक्यूमेंट है कि नहीं, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है उनको सपोर्टिंग बिल के साथ चेक करना, ये उसकी रिस्पांसिबिलिटी है। ठीक है जी, to ascertain whether distinction has been made between capital expenditure and revenue expenditure and income। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिस्टिंक्शन किया गया है कि नहीं, चाहे कैपिटल और रेवेन्यू इनकम में डिस्टिंक्शन किया गया है कि नहीं, ये चेक करना। आप बोलेंगे सर इसका एग्जांपल क्या होगा, ध्यान देंगे बच्चे। एग्जांपल मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज किस नेचर का एक्सपेंसेस है, बोलो बच्चे, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो मशीन एक्सपेंडिचर तो पीएल अकाउंट में भी लिखते हैं, तो क्या हमने मशीन परचेज किया है तो वो खर्चा पीएल अकाउंट में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बना है उसमें कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंसेस को सही तरीके से आइडेंटिफाई करके और प्रॉपर सिस्टम के थ्रू उसकी रिकॉर्डिंग की गई है कि नहीं, ये चेक करना ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है। समझ में आ गई बात जी? टू कंफर्म एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो लायबिलिटीज और एसेट्स दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। मैं दिखा रहा हूं कि मेरे पास प्लांट मशीनरी है 10 लाख का, मैं कहूंगा फिजिकल वेरिफिकेशन, आप फिजिकली दिखाइए कि कौन सा मशीन है आपके पास। मैं दिखा रहा हूं कि मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड है, गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास 20 लाख के सामान पड़े हैं। ऑडिटर जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन करके अंदाजा लगाएगा कि सही में क्लोजिंग स्टॉक में उतने आइटम्स हैं कि नहीं। बोले तो एसेट्स और लायबिलिटीज का फिजिकल वेरिफिकेशन करना, ये ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है। ठीक है जी बच्चे, ये सारे के सारे ऑडिटर के मेन पर्पसेस, मेन वर्क्स में, मेन ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। ठीक है बच्चा, टू एसर्टेन ऑल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, स्टैट्यूटरी बोले तो वैधानिक, लीगल, कानूनी तौर पे जो दिए गए हैं, ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैव बीन कंप्लाइड विद, कानूनी तौर पे जो भी रूल्स रेगुलेशन हमारे लिए एप्लीकेबल है उसके हिसाब से मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया है या नहीं। जी मैं एग्जांपल जैसे आपको बोलता हूँ, अगर हमारी कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हमारे लिए एप्लीकेबल होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है जी बच्चे, अगर हमारी कंपनी के लिए एप्लीकेबिलिटी होगी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। तो हमने जो भी हमारे लिए लीगल रूल्स एप्लीकेबल हैं उनके हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं कि नहीं, उनके हिसाब से मैंने काम किए हैं कि नहीं, ये चेक करना, वेरीफाई करना ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है। ठीक है जी, मेन ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने कर लिया बच्चे। नेक्स्ट इज सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स क्या 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 है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जिनको आपने अकाउंट्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़ा होगा बच्चे, तो आप एग्जाम में बहुत सारे एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वाला अप्रोच है। ठीक है जी, सब्सिडरी में सबसे पहला ऑडिटर का रिस्पांसिबिलिटी क्या है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड।
फ्रॉड डिटेक्ट करना, फाइंड आउट करना अगर कोई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो, और ऐसा सुनिश्चित करना कि भविष्य में फ्रॉड अराइज ना हो, इसके लिए मैनेजमेंट को एडवाइस देना। उसको इन्होंने कहा डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना। भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए स्टेप्स उठाने के लिए मैनेजमेंट को एडवाइस देना। दैट इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। इस रिगार्ड में ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी बच्चे? फ्रॉड का मतलब सबसे पहले क्या हो सकता है जी? तो फ्रॉड में रेफर टू intentional misrepresentation of financial information by one or more individuals among management, employees, third parties, etc. Intentionally, जानबूझ के अगर हम या तो मैनेजमेंट के लोग, चाहे एम्प्लॉइज, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी, जानबूझ के इंटेंशनली अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलत इंफॉर्मेशन देते हैं या जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको मैनिपुलेट करते हैं, तो दिस सिस्टम इज नोन एज व्हाट? उसको अपने क्या कहेंगे जी बच्चे? दैट विल बी नोन एज फ्रॉड। क्लियर है जी? फ्रॉड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और अल्टरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। मैनिपुलेट करना, जो ट्रांजैक्शन नहीं है उसको जबरदस्ती का फेक एक्सपेंस दिखा देना, पैसा रख लेना। फॉल्सिफिकेशन, गलत 10,000 की जगह 50,000, 50,000 की जगह 30,000 करना। अल्टरेशन, चेंजेस करना इसी से रिलेटेड। ठीक है जी बच्चे? रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स का। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स पड़े हुए हैं उसको मिस अप्रोप्रिएट करना, कुछ एसेट धीरे से लेके घर चले गए, पता ही नहीं चला। ठीक है जी? सप्रेशन और ओमिशन ऑफ इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शंस के जो भी इफेक्ट है उसको दबाना, जो अमाउंट है उसे कम में दिखाना या उसको ओमिट कर देना, उसको सीधे सीधे रिकॉर्ड से ही गायब कर देना। कोई आइटम चोरी कर दिए और वो अकाउंट्स में भी क्या किए बच्चे? उतना का अमाउंट का या वो आइटम का डेप्रिसिएशन या कुछ भी दिखा के वो एसेट ही गायब करवा दिए। समझ में आ रही बाजी बच्चे? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विदाउट सब्सटेंस, बिना किसी प्रूफ के ट्रांजैक्शन ऐसे ही रिकॉर्ड कर देना, दिखा देना कि हम लोगों ने रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 10,000, जबकि कोई रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस किए ही नहीं। और रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस का मतलब होता है बिस्किट, चाय, नाश्ता। इसका दुकान वाला, चाय वाला तो बिल भी नहीं देगा, तो फेक एक्सपेंसेस दिखा के पैसा गायब कर लेना। ये सब कहीं ना कहीं फ्रॉड के लक्षण है। ठीक है जी बच्चे? फ्रॉड में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपने पढ़ा होगा, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। या तो कैश की चोरी करना, या तो गुड्स की चोरी करना, या अकाउंट्स में घोटाला करना। ट्रांजैक्शन जो है या तो गलत एंट्री करना या उसका अमाउंट में हेरफेर करना, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। चलिए, पहला मिसअप्रोप्रिएशन और embezzlement of cash. Misappropriation of cash is usually done by theft of cash receipt, petty cash, check, negotiable instrument, showing fictitious payment to workers, creditors, etc. कैश की चोरी कैसे? या तो चोरी कर ली, नहीं तो गलत फेक खर्चा दिखा के उतना पैसा ले ली, या चेकबुक ही उड़ा लिए, सिग्नेचर किया हुआ और उससे पैसा निकाल लिए। बहुत तरीके से हम लोग मिसअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं कैश का। Misappropriation of cash is very easy. A person with a little effort can misappropriate cash, particularly in large-scale business where contact between the owner of the business and the person handling cash is not very close. बड़े बड़े कंपनियों में 2-4, 10,000, 5,000 का घोटाला करना कोई बड़ी बात नहीं है। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस डेली दिन भर में 10 बार चाय बनता है, बिस्किट आता है, आप चाय बिस्किट एक्सपेंसेस में ही पैसा मार सकते हैं। तो ये सबसे इजी पार्ट है। ठीक है बच्चा? बहुत सारे एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, फटाफट से आप देख लेंगे एग्जाम्पल। फटाफट से एग्जाम्पल देख लेंगे जी बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 6 मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 6 मैं बताऊंगा जी बच्चे। Teaming and lading method may be adopted in which money received from a customer is pocketed and when later on money received from another customer may be shown as received from the former customer. This process may be continued till the fraud is fined. टीमिंग एंड लीडिंग मेथड का मतलब क्या हुआ? किसी कस्टमर ने पैसा दिया, वो पैसा घर पे ले जाके खर्चा कर दिए, अब तो हमको दिखाना पड़ेगा सिस्टम में, तो दूसरे कस्टमर ने पैसा दिया, उसका पैसा दिखा दिए, तीसरे ने पैसा दिया, फिर उसका पैसा दिखा दिए, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, व्यवस्था करके डाल देंगे, तब तक आगे बढ़ा बढ़ा के दिखा रहे हैं। दिस इज नोन एज टीमिंग एंड लीडिंग, कैरी फॉरवर्डिंग। इसका पैसा उसके नाम पे, उसका पैसा उसके नाम पे दिखा रहे हैं, दैट इज नोन एज टीमिंग एंड लीडिंग मेथड। ठीक है जी बच्चा? नेक्स्ट इज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। ध्यान देंगे,
The misappropriation of goods is also easy in case of business which produces or deals in goods of high value and less bulky. Usually business do not bother much for defalcation of goods as compared to misappropriation of money. बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में छोटे छोटे गुड्स की चोरी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, और कंपनियां जो है वो सामान खो जाने पे ज्यादा चिंतित नहीं होती है जितना कि कैश में होती है। कैश मनी अगर थेफ्ट हो गया तो उसके लिए वो कंसर्न रहते हैं। उस कंडीशन में गुड्स की चोरी करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है जी बच्चे। डिफाल्केशन ऑफ गुड्स कैन बी डन बाय, किस तरीके से हम लोग गुड्स की चोरी कर सकते हैं? इशूइंग फॉल्स क्रेडिट नोट टू कस्टमर फॉर सेल्फ रिटर्न, सच गुड्स आर मिसअप्रोप्रिएटेड। किसी कस्टमर ने क्या किया, सामान रिटर्न किया और उसको मैंने कोई क्रेडिट नोट इशू नहीं किया, ठीक है जी बच्चे, और वो गुड्स हम अपने घर लेके चले गए। समझ में आ रही बात जी? उसको हमने फेक बिल दे दिया, फेक उसका जो पेमेंट रिटर्न करना है उसको गलती से बैड डेट में एडजस्ट कर दिए। समझ में आ रही बात जी? तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। गुड्स में बी स्टोलन बाय एम्प्लॉय फ्रॉम द गोडाउन, ये तो सबसे बढ़िया तरीका है जी। सीधे सीधे क्या कर सकते हैं हम लोग, गोडाउन में से गुड्स को क्या कर सकते हैं जी बच्चे, चोरी कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। This type of fraud is committed by upper level management with a different objective to mislead certain parties within or outside the business. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो लोग क्या करते हैं जी बच्चे, अकाउंट्स की मैनिपुलेशन करते हैं, फेक एक्सपेंसेस दिखा दिए, फेक इनकम दिखा दिए। आप बोलेंगे सर कैसे हो सकता है? फेक एक्सपेंसेस अगर हम दिखाएंगे तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा तो नेट प्रॉफिट कम आएगा, नेट प्रॉफिट कम आएगा तो प्रॉफिट पे टैक्स मुझे कम देना होगा, टैक्स की चोरी कर रही है। समझ में आ रही बात जी? तो ये जो अकाउंट्स का मैनिपुलेशन है वो नॉर्मली टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग करते हैं, और उसको आइडेंटिफाई करना ऑडिटर के लिए बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। जानबूझ के दिमाग लगा के सोच समझ के अगर चोरी किया जाए तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैनेजमेंट को भी पता होता है कि ऑडिटर इससे रिलेटेड क्या क्या बिल, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो पहले से वो डॉक्यूमेंट हम फेक डॉक्यूमेंट भी बना के रखेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करना क्या होता है जी, कंपैरेटिवली टफ होता है। Mainly two types of motives are behind such manipulation. Normally इसके क्या क्या motives, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने के? Showing low profit than the actual ones. ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दे दिया बच्चे, प्रॉफिट कम दिखाना, उससे टैक्स कम देना होगा हम। समझ में आ रही बात बच्चे? हम अपने कंपटीटर्स को भी दिखा रहे हैं कि अरे यार हम तो बहुत बड़ा कम प्रॉफिट में चल रहे हैं। कंपटीटर बोलेगा वो तो छोटा मोटा कंपनी है, तो मेरे तरफ से एक तरह से देखिए तो टेंशन फ्री रहेगा। समझ में आ रही बात जी? Showing more profit than what actually what they are. प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना। आप बोलेंगे कि सर बढ़ा के क्यों दिखाएंगे? ऑब्वियसली बढ़ा के दिखाएंगे तो मुझे टैक्स देना पड़ सकता है, लेकिन मार्केट में मेरे बारे में एक अच्छा रेपुटेशन, अरे बड़ी प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। अगर हम बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक वाले सोचेंगे अरे वाह कंपनी तो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उसको लोन दे दो। समझ में आ रही बात जी बच्चे? तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बोले तो मैनेजमेंट के लोग क्या करते हैं जी बच्चे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मैनिपुलेशन करते हैं। बहुत सारी कंपनियों को अगर अपना मार्केट में शेयर्स बेचना रहता है उस कंडीशन में वो प्रॉफिट बढ़ा के दिखाती हैं कि जब शेयर मार्केट में जाएगा तो लोग हमारे कंपनी का एनालिसिस करेंगे तो लोगों को लगेगा कि यार मेरी कंपनी तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाती है, भाई ये कंपनी अच्छी है, इसका शेयर्स परचेज करो। ठीक है जी बच्चे? तो ये सारे कारण होते हैं जिसके कारण की कंपनियां जो है वो क्या करती हैं, अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करती हैं। ठीक है जी। Falsification of accounts may be resorted by using the following methods or following devices. क्या क्या चीज ऑडिटर चेक करेगा तो उसको वहां पे लग सकता है कि किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। परचेजेज और एक्सपेंसेस में भी इन्फ्लेटेड और सप्रेस्ड। कहां कहां स्कोप है अकाउंट्स को गलत तरीके से प्रेजेंट करने का? तो इन्होंने कहा कंपनी ने या तो फेक एक्सपेंसेस दिखा दिया हो, खर्चा बढ़ा के दिखा दिया हो या घटा के दिखा दिया हो प्रॉफिट कम करने के लिए। सेल और अदर इनकम में भी इन्फ्लेटेड और सप्रेस्ड। और क्या हो सकता है जी, सेल्स बढ़ा के दिखा दिए या सेल्स घटा के दिखा दिए, जैसा मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट बढ़ाना या प्रॉफिट घटाना जो ऑब्जेक्टिव है, तो परचेज सेल्स को बढ़ा घटा देना। स्टॉक में भी ओवर और अंडर वैल्यूड, स्टॉक का जो एक्चुअल वैल्यू है उसे या तो कम वैल्यू में दिखा रहे हैं तो उसको ज्यादा वैल्यू में दिखा रहा है। तो इन सब चीजों को पिन पॉइंटेड ऑडिटर विथ केयर एक एक डॉक्यूमेंट को एनालाइज करने का प्रयास करता है, तब उसे पता चलेगा कि अकाउंट्स में मैनिपुलेशन हुआ या नहीं हुआ है। समझ में आ रही बात जी बच्चे? क्लियर है? आगे के एग्जांपल फटाफट से पढ़ लेंगे तो बच्चे। एसेट लायबिलिटी को भी बढ़ा के दिखा सकते हैं। हाँ जी बच्चे, तो ये तो फ्रॉड वाला पार्ट हो गया।
कि कहाँ कहाँ फ्रॉड होने के चांसेस हैं। ऑडिटर अगर उनको सही तरीके से चेक करे तो ही मे बी एबल टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड और यू कैन से द एरियाज ऑफ फ्रॉड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस अबाउट द एरर्स। एरर, अगर गलती हो गया, एरर का मतलब क्या होगा बच्चे? नॉन इंटेंशनल, जिसको मैंने जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ के किए तो फ्रॉड, जानबूझ के नहीं किए, मुझे पता ही नहीं था, गलती से गलती हो गई। ठीक है जी बच्चे, दैट इज नोन एज व्हाट? एरर। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फ्रॉड डिटेक्ट करने की नहीं है, एरर डिटेक्ट करने की भी है। ठीक है जी बच्चे। जनरली एरर्स आर द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। नॉर्मली जो अकाउंटेंट साहब होते हैं उनकी केयरलेसनेस, उनकी गलती से जैसे तैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग कर दी है, उसके कारण भी क्या होता है जी बच्चे? उसके कारण भी गलती होने का संभावना रहता है। समटाइम्स एरर में बी द रिजल्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। कहीं कहीं क्या होता है, लोग अगर फ्रॉड करते हैं तो उसके चलते भी सही तरीके से फ्रॉड को छुपा नहीं पाते हैं, तो वहां पे भी एरर अराइज हो सकता है। Auditors should be very careful because sometimes an accounting manipulation may appear to be an error. ऑडिटर को क्या हो सकता है जी बच्चे? ऑडिटर को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। फ्रॉड के कारण भी एरर हो सकता है, एरर के कारण भी फ्रॉड हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, क्लास 11 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल्कुल सेम चीज पढ़े होंगे बच्चे, थ्योरी वाला पार्ट वही है। एरर कितने प्रकार के हो सकते हैं? नंबर 1, एरर ऑफ प्रिंसिपल। When principles of bookkeeping and accountancy are not followed in the treatment and recording of item of transaction, it is known as error of principle. प्रिंसिपल एरर का मतलब क्या हुआ? गलती से मुझे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पता ही नहीं है जी बच्चे, जिसके कारण मैंने गलत ट्रीटमेंट कर दिया। एग्जांपल ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मशीनरी परचेज्ड बट रॉन्गली रिटन इन पीएल अकाउंट और रॉन्गली चार्ज टू पीएल अकाउंट, है कि नहीं जी बच्चे? मुझे पता ही नहीं है कि मैंने सोचा मशीन खरीदे हैं, मेरा खर्चा है तो खर्चा पीएल अकाउंट में डाल दो। समझ में आ गई बात जी बच्चे? सेल ऑफ बिल्डिंग एडजस्टेड इन पीएल अकाउंट एज एन इनकम। बिल्डिंग बेचे 5 लाख रुपए का और पूरा का पूरा 5 लाख रुपया पीएल अकाउंट में इनकम की तरह दिखा दिए, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स दिखाते हैं। ठीक है जी बच्चे, तो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, तो दिस विल बी नोन एज व्हाट? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है जी। बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं जी बच्चे एरर ऑफ प्रिंसिपल के, क्लास 11 में आप पढ़ के आए होंगे बच्चे, प्लीज फटाफट से देख लेंगे। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन। ओमिट करना माने छोड़ देना, छूट गया। When a transaction is omitted fully or partially from books of accounts, such type of error are known as error of omission. Machinery purchased wrongly omitted. अब ये जो ओमिशन है बच्चे, फुल्ली भी हो सकता है, पार्शियली भी हो सकता है। मैंने 5 लाख का मशीन खरीदा, गलती से जर्नल एंट्री ही नहीं की, जर्नल नहीं किए तो लेजर नहीं हुआ, लेजर नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस नहीं हुआ तो बैलेंस शीट में और उसका इफेक्ट नहीं गया। ठीक है जी बच्चे, क्लियर है? तो अगर फुल ओमिशन है तब तो उसका फिर भी मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन होगा। क्यों? क्योंकि ना डेबिट में लिखे ना क्रेडिट में लिखे। लेकिन अगर पार्टली ओमिटेड होगा तो बच्चे, मशीनरी परचेज्ड रिटेन इन द मशीन अकाउंट बट नॉट एडजस्टेड इन द कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैश बैंक वाला एंट्री भूल गए, वो जर्नल किए, लेजर में ट्रांसफर नहीं किए, तो कैश अकाउंट उतना से क्या होगा बच्चे? ज्यादा दिखाएगा। हमने जो कैश में पेमेंट दिया है या बैंक के थ्रू पेमेंट दिया है वो नहीं दिखाएगा मेरा बैलेंस। समझ में आ रही बात जी? तो ओमिशन का एरर पार्शियली भी हो सकता है और फुल्ली भी हो सकता है। एग्जांपल इन्होंने दिया, ओमिशन ऑफ परचेजेस फ्रॉम परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे? आपने पढ़ा होगा सब्सिडरी बुक, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, याद आ रहा है जी बच्चे? कैश परचेजेस कैश बुक में जाता है, क्रेडिट परचेजेस क्रेडिट परचेज डे बुक में जाता है। तो परचेज डे बुक से हम लोग क्या करते हैं बच्चे? उसको फाइनल एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं। तो परचेज डे बुक में एंट्री की है, वहां से क्रेडिट परचेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाना भूल गए, ये ओमिशन का एरर हो सकता है। समझ में आ रही बात जी? ओमिशन ऑफ सेल्स बोले तो क्रेडिट सेल्स फ्रॉम द सेल्स डे बुक। क्रेडिट सेल्स लिखना, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्रेडिट सेल्स लिखना भूल गए, खाली कैश सेल्स लिख के छोड़ दिए। परचेज सेल्स डे बुक से वहां ट्रांसफर करना भूल गए। ठीक है जी बच्चे। ओमिटिंग द एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री करना भूल गए।
ठीक है जी बच्चे, उसके कारण उसका इफेक्ट लास्ट तक बैलेंस शीट तक या पीएल अकाउंट तक नहीं जा पाया। ये सब हमारे किस प्रकार के एरर होंगे? ओमिशन के एरर होंगे। नेक्स्ट इज एरर ऑफ कमीशन। When entries made in the books of original entry or ledger are incorrect, wholly or partially, such errors are commission. Usually, these errors arise due to negligence in recording of some business transaction in the books of accounts. These errors may be intentional or otherwise. Example क्या होंगे जी बच्चे? Wrong recording in the books of original entry, whole or partially. Example: goods purchased for ₹1000 recorded in the purchase day book as ₹100 or ₹500. ध्यान देंगे बच्चे। एरर ऑफ कमीशन, अमाउंट की गलती हो गई, साइड की गलती हो गई, एंट्री करना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट कर दिए क्रेडिटर्स टू परचेजेस, लग रहा है कि रिटर्न की एंट्री हो गई। समझ में आ रही बात जी बच्चे? एंट्री 1000 से करना चाहिए, गलती से 100 ही दिखा पाए। समझ में आ रही बात जी? Wrong totaling of books of original entry. While totaling sales day book और purchase day book, mistake is made in total sales. टोटलिंग एरर हो गया, 1,10,000 होना चाहिए, गलती से 11,000 ही हो गया या 11 लाख हो गया। ठीक है जी, फटाफट से एग्जांपल देख लेंगे बच्चे। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट इज एरर ऑफ डुप्लीकेशन। किसी एंट्री को दो बार लिख दिए, अमाउंट को दो बार लिख दिए, दैट इज एरर ऑफ डुप्लीकेशन। When a transaction is recorded twice and also posted twice in the ledger, such error will not affect the trial balance. एग्जैक्ट अमाउंट दो बार लिख दिए तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों डबल अमाउंट से बढ़ा हुआ है, ट्रायल बैलेंस तो मेरा मिलेगा। समझ में आ रही बात जी बच्चे? इस प्रकार के एरर को एरर ऑफ डुप्लीकेशन बोलते हैं। कंपेंसेटिंग एरर, ये बड़ा खतरनाक है। कंपेंसेटिंग एरर का मतलब क्या हुआ बच्चे? ऐसा गलती किए से मशीनरी खरीदे 1000 का, गलती से लिख दिए 100, 900 का क्या हो गया बच्चे? शॉर्टफॉल हो गया। किसी दूसरे चीज में गलती से 900 बढ़ा दिए तो अमाउंट तो मेरा टैली कर गया। समझ में आ रही बात जी बच्चे? ऐसा हमने दो गलती किया कि एक गलती दूसरी गलती से क्या हो गया बच्चे? कंपेंसेट हो गया, दैट इज नोन एज कंपेंसेटिंग एरर। When an error offsets the effect of another error, such error is known as compensating error. These errors do not affect the agreement of trial balance. एक एरर ने दूसरे एरर को एडजस्ट कर दिया, इसके कारण ट्रायल बैलेंस बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस मेरा टैली करेगा, मैं समझूंगा कि मैंने तो सही बनाया है जी। क्लियर है? एग्जांपल दिया हुआ है, एक्सेस अकाउंट इज डेबिटेड विथ 90 शॉर्ट। एक्स के अकाउंट को गलती से 90 रुपया कम दिखाए और एंड क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट इज अंडर टोटल ₹90। डेबिट साइड में 90 कम दिखाए और गलती से एग्जैक्टली उसके क्रेडिट साइड में भी जब हम टोटलिंग करने के लिए गए तो गलती से कैलकुलेशन में 90 रुपया कम टोटल करके लिख दिए, कंपेंसेट हो गया एरर हमारा। ठीक है जी। समटाइम्स अंडरकास्टिंग ऑफ वन अकाउंट इज कंपेंसेटेड बाय ओवरकास्टिंग ऑफ अनदर अकाउंट। एक के अकाउंट को गलती से 100 रुपए से बढ़ा दिए तो दूसरे का अकाउंट को गलती से 100 रुपए से घटा दिए, ऑटोमेटिक हमारा एरर जो है वो क्या हो गया बच्चे? कंपेंसेट हो। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस, जो अब ऑडिट का पार्ट है, अभी तक अकाउंट्स वाला था, मैं फटाफट निकल गया जी। हाउ टू डिटेक्ट दीज एरर्स, ऐसे ये भी अकाउंट्स का ही पार्ट है बच्चे। आपको अगर अकाउंट्स का नॉलेज नहीं होगा तो हाउ यू विल बी एबल टू डिटेक्ट द एरर्स? The auditor may take the following points into consideration while detecting an error. Number 1, trial balance should be checked and ledger accounts balances should be compared with those shown in the trial balance. It is possible some balances in the ledger account might not have been transferred to trial balance. ट्रायल बैलेंस और लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करेंगे? एक एक अकाउंट को चेक करने का प्रयास करेंगे। वहां अगर टोटलिंग एरर होगा या ट्रांसफर एरर होगा, बोले तो कैरी फॉरवर्ड का गलती होगा, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर लेजर बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर ही नहीं किए, तो वहां पे कुछ गलती आपको पता चल सकती है। ठीक है जी बच्चे, कैरी फॉरवर्ड करके भी टोटलिंग एरर तो नहीं है, ट्रांसफर एरर से लेजर अकाउंट में बैलेंस था 1000, जब हम ट्रायल बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड किए तो गलती से 100 लिख दिए। ठीक है जी बच्चे, तो इस प्रकार के एरर वहां से समझ में आ जाएंगे। चेक द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस, इट इज पॉसिबल दैट देयर मे बी टोटलिंग मिस्टेक। एक बार बिना कोई अकाउंट्स को चेक किए सिर्फ ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड को, बोथ साइड को चेक कीजिए, हो सकता है कि वहां टोटलिंग एरर हो।
Compare the balances of accounts in trial balance with balances of accounts in the ledger. It is possible that some balances or account might not have been properly transferred. ऑलरेडी मैं बोल दिया बच्चे, हो सकता है कि कुछ अकाउंट को सही तरीके से लेजर से ट्रायल बैलेंस में मैंने ट्रांसफर नहीं कर पाया, उसके कारण गलती हो सकती है. In case there is any difference in trial balance, if there is any account having similar balance which is not taken to trial balance, half the difference in trial balance and compare it with the balance and account, as the account may also be taken on the wrong side. ध्यान देंगे बच्चे, ये सब टेक्निक है. अगर आपका ट्रायल बैलेंस एग्जैक्टली से 1000 रुपीज से डिफर कर रहा है, तो आप लेजर अकाउंट में वो उन आइटम को खोजिए जो एग्जैक्टली 1000 के हो या सिर्फ 500 के हो या 2000 के हो सकता है कि 1000 की जगह गलती से 2000 लिखा गया हो, इसलिए मेरा डिफरेंस आ रहा हो सकता है कि 1000 डेबिट में लिखना है तो गलती से मैंने 1000 क्रेडिट में लिख दिया, तो डबल का डिफरेंस मतलब 2000 का डिफरेंस आ गया. हो सकता है 1000 की जगह 2500 लिखा गया हो. समझ में आ रही बात जी बच्चे? तो उससे सिमिलर अमाउंट या तो उसको हाफ करके, डबल करके, सेम अमाउंट करके और लेजर बैलेंसेस को चेक करेंगे, वहां से भी गलती पता होने के चांसेस हो सकते हैं. ठीक है जी. Ascertain the nature of account, asset account, expense account, etc. They always have a debit balance. Ensure that these are shown in the proper column of trial balance. अब आप आइटम वाइज देखिए कि लेजर में कौन कौन से आइटम है. एक्सपेंसेस हैं तो वो डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस के जाने चाहिए, कहीं गलती से उसको क्रेडिट में तो नहीं लिख दिया है. एसेट्स हैं तो डेबिट में जाने चाहिए, इनकम है तो क्रेडिट में जाने चाहिए, लायबिलिटीज क्रेडिट में जाने चाहिए. तो नेचर के हिसाब से वेदर दोज आर एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम, उनके नेचर के हिसाब से ट्रायल बैलेंस में अकॉर्डिंगली डेबिट या क्रेडिट है कि नहीं वो अपने चेक करेंगे. ठीक है जी. If still there remains a difference in trial balance, check the balances of ledger account with the trial balance. Balances, हर लेजर का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में सही पोस्ट हुआ है कि नहीं वो चेक करेंगे. Examine the totaling and balancing of each account in the ledger and see the balances are carried in the next page. फिर भी यही बात बोल रहे हैं बच्चे, लेजर के हर कैरी डाउन बैलेंस को टू बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस सीडी आता है बच्चे. ठीक है, जो नेक्स्ट मंथ के लिए बैलेंस बीडी हो जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड सही तरीके से हुआ है कि नहीं वो चेक करेंगे. Total the list of creditors and debtors and compare with the balance showing in the trial balance. एक एक आइटम वाइज डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, कैश का, बैंक का, सारे आइटम वाइज क्या करेंगे चेक करेंगे. तो these are the steps, these may be the methods to identify the error फाइंड करने के ये सारे तरीके हो सकते हैं. आगे देखेंगे. An error of rupees 100, 1000 may be due to wrong totaling. ऑलरेडी मैंने आपको कह दिया जी बच्चे सारे. अगर आपको फिर भी एरर नहीं लग रहा है तो फाइनली अब आप और बैकवर्ड जा सकते हैं. बैकवर्ड जाने का मतलब क्या हुआ, जर्नल लेजर से अब थोड़ा जर्नल की तरफ जाइए. ऐसा तो नहीं कि जर्नल में पोस्टिंग के टाइम में ही गलत हो गया हो और वही गलती हम ट्रायल बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो. समझ में आ रही बात जी? तो एक बार उसको जर्नल से और रिलेवेंट उसके वाउचर्स डॉक्यूमेंट से भी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. ठीक है जी. तो दीज आर द मेथड्स. क्लियर है बच्चा? अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे विद अ न्यू चैप्टर. ठीक है जी. टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स. अगले क्लास में फिर मिलेंगे बच्चे. बाय बाय.